बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। आज भी स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों की तफासिल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बानिहाल ले चलते हैं आपको, क्योंकि बानिहाल के अंदर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और साबिक मरकजी वजीर और साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की आज एक रैली थी और गुलाम नबी आज़ाद की इस कन्वेंशन में मुतअद्दिद कांग्रेस के जो लीडरान हैं, जो सीनियर लीडरान हैं, जिनमें जीएम सरूरी है, जिसमें और भी लीडरान हैं जो यहाँ पर ताज मुईद्दीन के अलावा मौजूद थे। इस मौके पर बानिहाल के अंदर ये जलसा और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जो यहाँ पर तकरीर की, उसमें उन्होंने मकामी स्तर के लीडरान से लेकर जम्मू कश्मीर के लीडरान और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तनकीद भी की है और इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर भी नजर दौड़ाई है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुगलों के दौर में भी रियासत थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सिखों के दौर में भी रियासत थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर महाराजा के दौर में भी रियासत ही थी, लेकिन बीजेपी दौर क्या आ गया कि इससे दो हिस्सों में तकसीम करके यूटी बना दिया गया है। ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर था एक अजीम रियासत थी और एक वक्त में ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन वक्त वक्त पर इस रियासत के टुकड़े कर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हाल इसका बीजेपी ने किया वो काफी खतरनाक भी है। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। के दो हिस्से किए, एक शर्मनाक चीज की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर रियासत, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रियासत, उसको दो हिस्सों में किया। मुगल बादशाह ने, अकबर बादशाह ने हमारी हिंदुस्तान की सरहदें बढ़ाई, लेकिन वो यहां की सरहदें नहीं बढ़ा पाया कि इतने बड़ा कश्मीर थी। उसमें वक्त में भी रियासत रही। सिख उनकी हुकूमत सालहा साल रही तो भी रियासत रही, महाराजाओं की रियासत रही। महाराजाओं को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस रियासत को तवसीह दी। उनके वक्त में और आज 75 साल बाद इस हुकूमत ने इसके दो टुकड़े करे। इसका नक्शा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिख हो, सबके साथ बुरा सलूक हो। बेकारी और बेरोजगारी का दौर दौरा, जम्मू की रेत तवी से ठेकेदार हमारा जम्मू का काम करता था, ट्रक वाला हमारा जम्मू का लगाता था। वो छोटा ट्रक क्या होता है, टिप्पर जम्मू का लगाता, मजदूर जम्मू का होता। एक छोटा टिप्पर उसको जम्मू में मकान बनाने वाले को 5,000 में मिलता था। आज ठेकेदार बाहर का। गुलाम नबी आज़ाद यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में, चाहे वो मरकज के अंदर वजीर थे कांग्रेस के दौर में, चाहे जम्मू कश्मीर में वजीर आला थे, उन्होंने उस दौर इख्तिदार का हवाला दिया है और फिर अपने उन कामों को, उन तरक्याती प्रोजेक्टों को अवाम के सामने रखा जो गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया है कि उनके दौर में हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जगह जगह पर मैंने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए। उन्होंने कहा कि यह वही दौर था जब स्कूल भी नए बनाए, कॉलेज भी बनाए, सड़कें भी बनाई, लेकिन तब से यहां जैसे कोई तरक्की ही नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि जो मैंने हॉस्पिटल बनाए थे तो वहां पर डॉक्टर भी ये ना दे सके, यानी उनका जो निशाना था वो आज का डिस्पेंसेशन भी था और गुलाम नबी आजाद के बाद जो सरकारें यहां पर आई है वो भी निशाने पर थे। मेरे जाने के बाद कमजोर सरकारों ने और आज की सरकार ने वो उनमें डॉक्टर तक नहीं भेज सकते। अस्पताल बनाना सबसे मुश्किल काम, डॉक्टर भेजना तो सिर्फ कलम का काम है। मैंने डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में तकरीबन 80-90 अस्पताल बनाए सिर्फ 2.5 साल में, 200-200, 300-300 के। जम्मू शहर में 8 अस्पताल बनाए, श्रीनगर शहर में 6 या 7 अस्पताल बनाए, तकरीबन कुल शहरों देहातों में मिलाकर 100 के करीब। लेकिन ये उनमें डॉक्टर तक नहीं भेज सकते। मैंने इतने दर्जनों डिग्री कॉलेज बनाए, सैकड़ों हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए, लेकिन इसमें ये टीचर नहीं भेज सकते। सड़कें जो बनाई वो पहले खोद रहे थे पहाड़, दूसरी स्कीम में और तीसरी स्कीम में उनको ब्लैक टॉप करना था। 15 साल के बाद मुझे सड़कों को पूछा नहीं। मैं बानहाल के लोगों से वादा करता हूं, अगर हमें मौका मिले इन सड़कों को कुशादा करेंगे जो बनाई है, और जो सड़कें बाकी रही हैं उधर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं अनंतनाग पार्लियामानी हल्के इंतखाब से, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बजट पास किया गया उस पर अपना नुक्ते नजर रखा। हसनैन मसूदी ने कहा कि हमें बजट पर बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। बजट पर बात करनी लाजमी होती है क्योंकि हाउस ऑर्डर में नहीं था, इसलिए यहां पर शोर शराबा हुआ और यहां पर बहुत बात बजट को लेकर नहीं हो पाई है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर बजट पास किया गया। हमने कहा कि ऐवान ठीक उस तरह से चलना चाहिए था जिसकी रिवायत है। यहां बजट पर बहस के बगैर ही बजट को पास किया गया, तो ये कहां की रिवायत है और ये कहां दुरुस्त है, ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा। जम्मू कश्मीर से तो हम कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जिस माहौल में हाउस इन ऑर्डर नहीं था उस माहौल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती थी। अब ये अलग बात है, आप जबरदस्ती से जोर जबरदस्ती से कुछ करें आगे चलें, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जैसे इस हाउस की मर्यादा है, जैसे इस हाउस की जो परंपरा है उस तरीके से जैसे हाउस चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पंचायत है चलनी चाहिए, नहीं चलने दी गई। और उस चलने में जोर जबरदस्ती से सेकंड्स में एक बजट पास किया गया, एक स्टेट के जिसको डाउनग्रेड किया गया है आर्बिट्ररली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक यूटी बनाया गया है। अब देखिए कोई एक पहलू है बजट के जिन पर हर एक पहलू पर बात होनी चाहिए थी। ये एक स्टेट का मामला था, 1 करोड़ 50 लाख लोगों की जो कामना जो तमन्नाएं हैं, जो उनकी डिमांड्स है, उन सबको ध्यान पर रखकर इसमें बजट पास। जम्मू कश्मीर के अवाम इलेक्शन चाहते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। मजमूई या बेशतर जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन असेंबली इलेक्शन चाहते हैं। और अवाम तो डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी तंजीम है जिसे पंचायत कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जम्मू कश्मीर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायती कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने आज श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यहां पर इलेक्शन यानी विधानसभा या जिसे हम असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शनों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गांव गया हूं, वहां पर भी मैंने देखा कि लोग इलेक्शन नहीं मांगते हैं, लोग असेंबली इलेक्शन नहीं चाहते हैं बल्कि ग्राम सभा चाहते हैं। हालांकि पंचायतें पहले ही काम कर रही हैं, डीडीसीज भी काम कर रही हैं, लेकिन पंचायत कॉन्फ्रेंस के इस प्रेसिडेंट का कहना है कि यहां ग्राम सभा के इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि यहां अवाम चाहते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। और अब इनका एक मुतालबा है, उन्होंने कहा कि अभी पंचायतों को एक्सटेंशन भी दिया जाए,
साल 2025 तक इलेक्शंस को, पंचायतों को एक्सटेंड किया जाए, ये अनिल शर्मा ने कहा, जो कि पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों के साथ जो उनकी बात हुई थी और कहते हैं कि यहां पर इलेक्शन नहीं, यानी असेंबली इलेक्शनों की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी ज्यादा जरूरत है कि गांव देहात के अंदर हर एक गली नुक्कड़ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि 70 साल में जितने भी जहां पे मुख्यमंत्री और मंत्री संतरी जहां पे रहे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाया और कश्मीरी नौजवानों के मुस्तकबिल को खराब करने का काम इन लोगों ने किया कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर भी। आज अगर अवाम का गली बन रही है तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुने हुए नुमाइंदों की वजह से बन रही है। आज अगर उनके एरिया के अंदर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बेहतरी हो रही है एजुकेशन में, तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनकी बदौलत हो रही है। आज अगर बिजली पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से पहुंच रहा है। इसलिए हमने पिछले 15 दिन कश्मीर के अंदर दौरा किया, हर एक जिला में ब्लॉक में जाकर हमने देखा और पाया और लोगों की जो बातें हमने सुनी, लोग बहुत ज्यादा खफा हैं इन लोगों से। लोग नहीं चाहते जहां पे असेंबली के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो। लोग ये चाहते हैं, अवाम ये चाहती है कि विधानसभा नहीं चाहिए, हमें ग्राम सभा चाहिए। हमें पंचायतों को एक्सटेंशन जो है वो 2 साल की ओर दी जाए। जब तक डीडीसी की टर्म है, 2025 दिसंबर तक डीडीसी की टर्म है, तब तक पंचायत। नाज़रीन, आज नवरोज है। 21 मार्च को हर साल नवरोज मनाया जा रहा है और नवरोज से मुराद ये भी है कि इससे ईरान के अंदर साल का कैलेंडर शुरू हो जाता है, यानी साल का पहला दिन नवरोज को कहा जाता है। और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो जम्मू कश्मीर के साथ है, क्योंकि ये नवरोज न सिर्फ ईरान के अंदर अब मनाया जा रहा है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी मनाया जा रहा है। खासतौर पर नवरोज दुनिया भर में कई एक ममालिक में मनाया जाता है। हालांकि इस फेस्टिवल का ओरिजिन ईरान ही तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसे मौसमी बहार के आगाज के तौर पर समझा जाता है। नवरोज को पिछले 3000 साल से वस्ती एशिया, मगरबी एशिया और जनूबी एशिया में भी मनाया जाता है। लफ्ज नवरोज 2 फारसी लफ्जों का मुरक्कब है। नौ का मतलब नया और रोज का मतलब दिन। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के आते आते इस नवरोज को, जहां बस्ती कश्मीर के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है कश्मीर का तस्वर किया जाता है, लेकिन यहां पर इस दिन की मुनासबत से लीच थेरेपी का एक पुराना रिवाज है। यानी आज ही के दिन लीच थेरेपी यहां पर दी जाती है और इस लीच थेरेपी के जरिए जो माहिरीन तिब है वो ये कहते हैं कि इससे इंसानों को इस थेरेपी से काफी फायदा हासिल होता है। चाहे ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, ब्रेन डिसऑर्डर की बात हो, हार्ट डिसऑर्डर की बात हो, मस्कुलर प्रॉब्लम्स की बात हो या ब्लड प्रेशर के लिए जो लीच थेरेपी है, इसे काफी कारआमद तस्वुर किया जाता है और इस दिन को मखसूस इस लीच थेरेपी को दिया जाता है और इससे काफी अहमियत भी हासिल है। डॉक्टर नसीर अहमद हकीम लीच थेरेपी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। थेरेपी का ताल्लुक है करीबन 100 से ज्यादा इसमें बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं लीच के एंजाइम्स में, जो फार्माकोलॉजिकली बहुत अच्छा जो है ना रोल इनका है। और इनमें जो सबसे अहम बात यह है कि इससे हमें क्या अचीव होता है। अगर हमें सर्कुलेशन कहीं पर इम्प्रूव करनी हो तो लीच थेरेपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी आपको दौरान खून कम हो गया हो, चाहे वो ब्रेन डिसऑर्डर्स में हो, चाहे वो हार्ट के डिसऑर्डर्स में है, चाहे वो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पर इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो हार्ट में वेसल्स होते हैं उनमें ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक्स को भी खोलने के लिए ये लीच काम कर सकती हैं। इसी तरह से कुछ ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं जहाँ सर्कुलेशन अल्टर्ड हुई है, कम हुई है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके नतीजे हमें बहुत अच्छे। हमने यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जीज़ में इसका काम ये मतलब उसको
मतलब एम्प्लॉय किया या देखा गया, तो हमने देखा कि उसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। पाइल्स में एक पाइल आती है जिसको हम थ्रोम्बोजिट पाइल मास कहते हैं, तो थ्रोम्बोजिट पाइल मास में हमने देखा इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। वेरिकोज वेन में हमने देखा इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ लोगों के जो चिलब्लेनस, फ्रोस्टबाइट जो सर्दियों में यहाँ पर जिसको हम शू वगैरह बोलते हैं, तो उसमें भी यही दिक्कत होती है कि माइक्रो सर्कुलेशन जब कम होती है तो हम माइक्रो सर्कुलेशन लीज से बढ़ा देते हैं, तो उससे ऐसे ये बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाता है। इसी तरह से वेरिकोज वेन में भी इसका अच्छा खासा किरदार देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें, विजन पे इसके अच्छे असरात हैं। मैं ये समझता हूँ कि 10-15% विजन इम्प्रूवमेंट हो जाता है, यानी अगर किसी को विजन लॉस है, कोई भी वजह हो, तो वहाँ पर इसके इस्तेमाल जो है यानी उससे विजन बढ़ जाता है। और ग्लूकोमा में भी इसका रोल है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं। माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान के पेश नज़र बाजारों के अंदर भी खासी गहमा गहमी नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग मशरूबात इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, खजूर हो, मशरूबात हो, फल मेवे वगैरह हो, उसकी जो है अब ज़रूरत भी है और मार्केट के अंदर इसकी दस्तयाबी भी नजर आ रही है। फैसल से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसल आज मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके आए हैं और उसके बाद मुशाहिदा करके आई हैं। फैसल से हम जाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे श्रीनगर से नुमाइंदे हैं। फैसल, क्या कुछ आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो माह रमजान की आमद है और एक मुबारक महीने के सिलसिले में इफ्तारी के लिए जो मशरूबात होती हैं या उसके साथ साथ खजूरें होती हैं, फल होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो इफ्तारी के वक्त ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, अब उसकी दस्तयाबी भी मार्केट के अंदर पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं माह रमजान से कबल ही जो गहमा गहमी है या माह रमजान के असरात है वो बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हिलाल, अगर हम माह रमजान की बात करें तो कुछ दिन बाद ही माह मुबारक का दिन, माह मुबारक का महीना आने वाला है। तो इस बीच जो रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि बाजारों में इससे पहले गहमा गहमी देखने को मिलती है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ श्रीनगर आते हैं। यहाँ के जो बाजार, खासकर गनीखंड की बात करें, महाराजा बाजार की बात करें, जो कि खजूरों के हवाले से काफी ज्यादा मशहूर है, वहाँ पे खजूरें मिलती है और वो सारे वेराइटीज दस्तियाब होती है, जो कि हमें इफ्तारी के टाइम जो वेराइटीज हम बनाते हैं या उसके साथ साथ जो शहरी के टाइम हमें दरकार होता है, वो चीजें यहाँ पे दस्तियाब होती है। तो इसी दौरान दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ से खजूरें खरीदते हैं, फल खरीदते हैं और बाकी वो वेराइटीज खरीदते हैं जो कि दरकार होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँ तो आप देखिए कितनी गहमा गहमी इस वक्त ये गनीखंड का बाजार है। तो लोग दूर दराज इलाकों से आए, कोई फल खरीद रहा है, कोई खजूरें खरीद रहा है और कोई दूसरी चीजें खरीद रहे हैं और पूरी तरीके से जो है लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि माह मुबारक आने वाला है, तो कैसे हम पहले से ही तैयारी रखें, क्योंकि ये यहाँ की रिवायत है। पहले ही जब माह रमजान आता है, उसकी शुरुआत होती है, उसके कुछ दिन पहले ही बाजारों में जो है गहमा गहमी होती है, चहल पहल होती है, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और हर एक जो घर का जो फर्द होता है वो श्रीनगर आता है या अपने बाजारों में आता है, वहां से खजूरें खरीदता है। खासकर ज्यादा फोकस जो है माह रमजान में वो खजूरों पर ही होता है। हर एक घर वाला जो खजूरें लेता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है खजूर खाना इफ्तारी के दौरान, या जैसे इंसान इफ्तार करता है, मुसलमान इफ्तार करते हैं, उस टाइम खजूरें खाते हैं। और बाकी जो वेराइटीज हम बनाते हैं इफ्तारी के टाइम बनाते हैं, वो सब यहीं पे मिलते हैं। तो उस चीजों को खरीदने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये बड़ा मशहूर मार्केट है श्रीनगर का। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो माह रमजान की आमद से कबल ही लोग अब खरीदो फरोख्त में, खासतौर पर जो अलग अलग मशरूबात है या इफ्तारी के लिए जो साजो सामान है, सहरी के लिए जो साजो सामान है, उसका बंदोबस्त आज से ही करने लगे हैं। और मार्केट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की ज़ियाफ़तों का जो ज़ख़ीरा है या उसकी दस्तयाबी वो भी मुमकिन बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त इस न्यूज़ को लेकर अपना नुक्ता नज़र रखने के लिए। नाज़रीन, बात करते हैं प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जो एसोसिएशन है उनके हवाले से, क्योंकि उनका आज एक वक्त जो है वो मेंबर पार्लियामेंट और साबिका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ और उसके बाद अपने मुतालबात जो है वो उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने रखे और उनसे इस्तिदा की गई है कि वो इन मसाइल को, जो अलग अलग जो लैब्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उन्हें जो मामला दस्तियाब है, म्यूनसिपैलिटीज के अंदर काम करने वाले ऐसे लैब ऑनर्स को या डायग्नोस्टिक सेंटर ऑनर्स को
उस हवाले से उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से अपील की है कि वो इन मामलात को पार्लियामेंट के अंदर उठाए। इस मौके पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन की जानब से रूफ रंगरेज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जैसे आपको पता ही है, हम अभी सर से मिल के आए हैं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। तो सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। और बस हमारी डिमांड्स तो नहीं कह सकते हैं, हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी थी कि जो भी चीज़ें हैं हम सफ़र कर रहे हैं उन तक पहुंचा सकें, और वो हमारी बात पार्लियामेंट जो सेशन चल ही रहा है और चलता भी रहेगा उसमें वो बात हमारी उठाएं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा म्यूनसिपल फ़ी हुआ करता था 2400, ये सालाना हुआ करता था, जो कि अब बढ़ा चढ़ा के 36,000 किया गया है, जो कि एक छोटी सी लैब के लिए, लैब ओनर के लिए बहुत ही कह सकता हूँ मैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो चीज़ हमने उनके सामने रखी। दूसरी चीज़ थी जो भी हमारा रेट लिस्ट का मसला है, बहुत टाइम से एक डेकेड से चल ही रहा है, रेट लिस्ट फ्रेम क्यों नहीं हो रहा है। ऑनरेबल डिवकॉम साहब से भी मैंने अपना रेजोल्यूशन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, डीसी साहब से भी मैं डीसी साहब को भी मैं अपना रेजोल्यूशन डाल चुका हूँ कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई चीज़ इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। हर बारी मैं आपके चैनल के वसादत से या जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, हर टाइम हम उनको यही बोल रहे हैं कि एक रेट लिस्ट क्यों फ्रेम नहीं हो रहा है, जिससे कि एक आम लोग को जो परेशानी है, और हमें भी ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हम भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जब हमें सामने आता है। रूफ रंगरेज, हालांकि डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन के ऑनर्स के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि वो चाहते हैं कि टेस्टों की जो रेट है वो मुकर्रर की जाए, लेकिन माफिया चल रहा है और माफिया इस रेट को फिक्स होने नहीं देता है, और ये माफिया सरकार के अंदर है। वरना सरकार खुद इस मामले को एड्रेस कर सकती थी कि वो हर किसी टेस्ट का रेट मुकर्रर करते, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स में आता है या लैब के ज़ेरे मात आता है। लेकिन रूफ रंगरेज का कहना है कि हमने कई बार हुकाम के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं, लेकिन यहाँ पर मनमानियां ही चलती हैं, और सरकार जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, अवाम की बहबूद की बात करती है, भले ही जो सरकार आई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया है, लेकिन हर वक्त इस मामले को लेकर तमाशाई बना रहा है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।